नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस सरकार द्वारा अर्जित कर माइनस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सरकार द्वारा अर्जित कर माइनस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी माइनस सरकार द्वारा अर्जित कर प्लस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, या फिर जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए माइनस सरकार द्वारा अर्जित कर प्लस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस सरकार द्वारा अर्जित कर माइनस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI जल्द ही पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के लिए जीडीपी के अंतिम अनुमान जारी करेगा। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के दो मुख्य चर जीडीपी और जीवीए यानी सकल मूल्य वर्धित हैं। राष्ट्रीय आय का समीकरण है जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस सरकार द्वारा अर्जित कर माइनस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस सरकार द्वारा अर्जित कर माइनस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, कमिट टू क्विट, सेव द लंग्स, या फिर से नो टू टोबैको। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और वैश्विक साझेदार विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी WNTD मनाते हैं। तंबाकू से हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। खेती, उत्पादन, वितरण, खपत और उपभोक्ता के बाद के कचरे के माध्यम से यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वैधानिक कोष है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2, पीएम केयर्स फंड में योगदान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय नहीं माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कुछ घोषणाएं की हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी आपात या संकट की स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी। यह फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, वैधानिक नहीं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए कथन एक सही नहीं है। अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल है। यह फंड सूक्ष्म दान को संभव बनाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग छोटे से छोटे योगदान करने में सक्षम होते हैं। यह आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत और नागरिकों की सुरक्षा पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। पीएम केयर्स फंड में योगदान CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यय माना जाता है। इसलिए कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है मलेशिया, जापान, अमेरिका या फिर चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। 2021-22 में चीन को पछाड़कर अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। इसलिए विकल्प सी सही है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। भारत एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF स्थापित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो गया है। इस कदम से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD की स्थापना 1977 में किसके तत्वाधान में हुई थी? आसियान, यूनेस्को, सार्क या फिर APEC।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनेस्को। 17वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय मीडिया की भूमिका की सराहना की है। एशिया मीडिया समिट एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD द्वारा आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है। AIBD की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ने वाली अंतिम औपनिवेशिक शक्ति कौन थी? फ्रेंच, डच, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। गोवा के स्थापना दिवस यानी 30 मई पर प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को बधाई दी। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर कोंकण के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है और भौगोलिक रूप से पश्चिमी घाट द्वारा दक्कन हाईलैंड से अलग किया गया है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया। हालांकि पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की एवं दमन व दीव द्वीपों और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ मिला लिया। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यानी 1498 और इस भूमि को छोड़ने वाले अंतिम यानी 1961 में यूरोपीय थे, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं। 2 यह IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने ऑपरेशन रक्षा चंदन के तहत 11.70 करोड़ के लाल चंदन को जब्त किया है। रेड सैंडर्स एक वनस्पति प्रजाति है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में जंगलों के लिए स्थानिक है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। यह वन्यजीव जीवों और वनस्पतियों पर साइट्स कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 में भी सूचीबद्ध है। भारत से रेड सैंडर्स का निर्यात विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्रतिबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, उद्यम पूंजी समर्थित स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने के लिए कंपनी का मूल्य होना चाहिए $1 बिलियन, $10 अरब, $100 अरब या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, $1 बिलियन। भारत $300 अरब के अधिक के मूल्यांकन के साथ 100 यूनिकॉर्न के ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच गया है। यूनिकॉर्न वह उद्यम पूंजी समर्थित स्टार्टअप है जो $1 बिलियन के मूल्य को पार कर चुके हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। यूनिकॉर्न का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से उनके वर्तमान वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनकी विकास क्षमता पर आधारित है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार वर्ष 2021, 2020 और 2019 में प्रत्येक वर्ष क्रमशः 44, 11 और 7 यूनिकॉर्न उभर कर सामने आए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, $1 बिलियन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना यानी PMEGP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। 2 खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC इसकी नोडल एजेंसी है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना यानी PMEGP को 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए जारी रखने को मंजूरी दी गई है। PMEGP योजना MSME मंत्रालय लागू कर रहा है। यह योजना गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा प्रदान करती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है, इसलिए कथन 2 सही है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे की गणना के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों में से कौन सी मद शामिल नहीं है? आरबीआई से उधार, ऋण और अग्रिम की वसूली, कर राजस्व या फिर गैर कर राजस्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीआई से उधार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अब भी पूरा कर सकती है। कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है। आमतौर पर देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेकर या ट्रेजरी बिल एवं बॉन्ड जैसे उपकरणों को जारी करके पूंजी बाजार से धन जुटाकर घाटे का वित्त पोषित किया जाता है। कुल राजस्व की गणना करते समय उसमें उधार शामिल नहीं होते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। प्राप्तियों में कर राजस्व के साथ साथ गैर कर राजस्व भी शामिल हैं। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जैसे ऋण और अग्रिम की वसूली, विनिवेश आय भी सरकार की कुल आय का हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीआई से उधार। अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2021 से 2022 में राज्यों को उनके चीनी उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 उत्तर प्रदेश, 2 कर्नाटक, 3 महाराष्ट्र, 4 गुजरात। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 1, 4, 3 और 2, 3, 1, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 या फिर 3, 1, 4 और 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3, 1, 2 और 4। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ने चीनी का इस साल रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वर्ष 2021 से 22 में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात, इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3, 1, 2 और 4। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कोसी नदी किन देशों में से होकर बहती है? 1 बांग्लादेश, 2 चीन, 3 नेपाल। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।